गुड मॉर्निंग बच्चों आप दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, जिसमें से आप गुलाम वंश पढ़ चुके हैं, खिलजी वंश पढ़ चुके हैं और तुगलक वंश भी पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद मंगोल आक्रमण भी आपने पढ़ा है। उसके बाद अब आता है सैयद वंश। जैसा कि आपको हमने बताया था कि तुगलक वंश का अंतिम शासक जो था नसीरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात दिल्ली के सिंहासन पर ख्रिज खां का अधिकार हो गया और वह अपने आप स्वयं को सुल्तान घोषित कर सैयद वंश की नींव डाली। एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। सैयद वंश बच्चों 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक चला। सैयद वंश में ख्रिज खां ने सैयद वंश की स्थापना की और इस वंश के शासकों ने लगभग 38 वर्ष तक शासन किया। दिल्ली एवं उसके निकटवर्ती क्षेत्रों पर उनका शासन था और 1414 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के बाद ख्रिज खां ने विद्रोहों को दबाकर अपने शासन को सुदृढ़ बनाया। ख्रिज खां ने विद्रोहों को दबा करके अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और प्रशासन के अनेक विभागों का पुनर्गठन किया। प्रशासन के जितने भी विभाग थे सबका पुनर्गठन किया। किसने किया? ख्रिज खां ने, जब वह दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उसके बाद अब आइए देखिए, उसका पुत्र मुबारक शाह को भी विद्रोहों का सामना करना पड़ा था। मुबारक शाह जो था बच्चों, वह अयोग्य शासक था और कुशल शासक वह नहीं था। किसी के ऊपर वह विश्वास भी नहीं करता था और वह अविश्वास ही उसकी मृत्यु का कारण बना। उसके अंदर सबसे बड़ी कमियां थी बच्चों कि वह किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता था और यह अविश्वास जो था उसकी मृत्यु का कारण बना। और उसकी मृत्यु के बाद शाह आलम जो था, आलम शाह, गद्दी पर बैठा। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा आलम शाह और उसने अपनी मर्जी से लाहौर के गवर्नर बहलोल लोदी को सत्ता सौंप दी। बहलोल लोदी को सत्ता जो है वो सौंप दी। अब एक तरफ से ये आप समझ लीजिए, सैयद वंश ख़त्म होकर लोदी वंश प्रारंभ होता है। लोदी वंश की स्थापना हो गई। लोदी वंश बच्चों 1451 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक चला। लोदी वंश 1451 ईस्वी से 1456 ईस्वी तक चला। लोदी शासकों का जो नियंत्रण था उसको दिल्ली सल्तनत में पूरा करने का पूरा प्रयास किया। लोदी शासकों ने दिल्ली सल्तनत के शासन को पूरी तरह से सुदृढ़ करने का पूरा प्रयास किया और उन्होंने विद्रोही गवर्नर की शक्ति को भी कम करने की कोशिश की। जौनपुर राज्य के लिए काफ़ी लंबे समय से चले विद्रोह का अंत हुआ। विद्रोह का जो संघर्ष था जौनपुर के लिए, वह अंत हुआ और जौनपुर लोदी के अधीन हो गया। लोदी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था बच्चों, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो था वह पश्चिम बंगाल में गंगा घाटी के क्षेत्र तक अपना पूरा अधिकार कर लिया था और वह जो था शासक सिकंदर लोदी, उसने अपने राजधानी दिल्ली के बजाय उसने आगरा बना ली। अपनी राजधानी को उसने परिवर्तित किया। दिल्ली के बजाय उसने आगरा में अपनी राजधानी बनाई। और सिकंदर लोदी की सिकंदर लोदी ने इस लोकप्रियता को हासिल करने के लिए कई कल्याणकारी कार्य भी किए और उसने आर्थिक स्थिति को भी सुधार करने के लिए मूल्यों पर नियंत्रण लगाए और मूल्य दर को कम करने की भी कोशिश की। सिकंदर लोदी
के बाद इब्राहिम लोदी 1557 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन किया। सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी जो 1557 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। और सिकंदर लोदी सुल्तान जो था वह ये अफ़गान के थे। लोदी वंश के जो सुल्तान थे बच्चों ये अफ़गान के थे। और अफ़गान सरदार जो थे राजभक्ति पर निर्भर थे। ये अपनी राजभक्ति पर निर्भर थे, किंतु राजा की शक्तिशाली स्थिति को देखकर ये अधिक प्रसन्न नहीं होते थे और अधिक प्रसन्न हुए भी नहीं। उन्होंने विद्रोह करके अपने असंतोष को प्रकट भी किया। राजा के प्रति अपने उन्होंने विद्रोह करके अपने असंतोष को जाहिर किया, प्रकट किया। और अफ़गान सरदारों ने इब्राहिम लोदी का कड़ा विरोध किया। अफ़गान के जो सरदार थे उन्होंने इब्राहिम लोदी का विद्रोह किया, क्योंकि इब्राहिम लोदी की शक्ति कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। और इस कारण उन्होंने अंत में काबुल का जो अफ़गानी शासक था बाबर, उसे आमंत्रित किया युद्ध के लिए। और बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। और इस प्रकार से भारत में लोदी वंश का अंत हुआ और भारत में एक नए राजवंश मुग़ल वंश की स्थापना हुई। अब बच्चों आप इसके बाद आप पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के पतन के क्या कारण थे। तो बच्चों दिल्ली सल्तनत के पतन के कई कारण थे। पहला कारण तो ये था बच्चों कि सुल्तान ने अपनी शक्ति के बल पर विजय प्राप्त की थी और उसने प्रशासन की ओर कभी ध्यान नहीं दिया और वो अपने प्रशासन की ओर कभी ध्यान भी नहीं दिया। और दूसरा यह कारण था कि दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे अधिकतर भोगी और विलासी थे और ये प्रजा के दिल को नहीं जीत पाए, प्रजा का विश्वास इन्होंने नहीं हासिल किया। और तीसरा था उस समय के जो सामंत थे वह अधिक शक्तिशाली थे। उत्तराधिकार का जो नियमों का जो अभाव था, ये एक दूसरे को परास्त करके दिल्ली की सत्ता को हासिल करना चाहते थे। तो उत्तराधिकार के जो कुछ नियम थे उसमें काफ़ी अभाव था और सुल्तानों का अधिक समय युद्धों में व्यतीत हो गया और उन्होंने प्रशासन की ओर ध्यान भी नहीं दिया। इस तरह से मंगोल का जब आक्रमण हुआ तो मंगोल आक्रमणकारियों ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों को मुंहतोड़ जवाब दिया और इसमें दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो गई। मंगोल का आक्रमणकारी तैमूर का दिल्ली सल्तनत पर गहरा प्रभाव पड़ा और तुगलक वंश पर भी गहरा प्रभाव पड़ा और बाबर ने तो दिल्ली के सल्तनत का अंत ही कर दिया और मुग़ल वंश की उसने स्थापना की। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद आपको बताया जाएगा दिल्ली की प्रशासनिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशा, ये आपको पढ़ाया जाएगा। बच्चों अगर आप अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह से नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। नहीं तो हम कहाँ कमी कर रहे हैं, कहाँ तक आपको क्या नहीं समझ में आ पा रहा है, ये जब तक आप बताएंगे नहीं हमको समझ में नहीं आएगा। और रिटर्न वर्क आपको भेजा जा रहा है, आप कॉपी बनाइए और उसमें आप लिखते जाइए, नोट करते जाइए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और सिलेबस आपका अधिक है। और इसके साथ ये आज का ये विषय समाप्त होता है। धन्यवाद।